तो दिस इज आदित्य जोशी और इस वीडियो में बताऊंगा एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। तो मैं आज तुम्हारे लिए अपनी 11वीं की एनसीईआरटी लेके आया हूँ। थोड़ा भाई ये अंतिम सांसें ले रही है, अंदर से पेज वेज निकल रहे हैं, बट तुम समझ जाओ। मैं कोई भी रैंडम पन्ना अगर इसका खोल दूँ, अब देखो फट रही है क्योंकि बहुत लेकिन क्योंकि इसके पन्ने ऑलरेडी निकल रहे हैं तो एक पन्ना इसका रैंडमली निकाल के तुम्हें दिखाई देते हैं। ये रहा इसका एक रैंडम पन्ना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे ये चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे तुम्हें चैप्टर 9 का स्क्रीनशॉट दिख जाएगा ताकि तुम्हें पता चले मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो बायोमोलिक्यूल्स की इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके ही लास्ट में लिखा है all the elements present in a sample of Earth's crust are also present in a sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism in Earth's crust. समझे? मतलब लास्ट लाइन में भी इन्होंने ऐसी चीज लिख दी जिससे सवाल उठ सकता है कि रिलेटिव एबंडेंस कार्बन और हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बजाय कि अर्थ क्रस्ट के। तो इसका मतलब लोग ऐसे इंट्रोडक्टरी पैरास, जो ये इंट्रोडक्टरी पैरा है यहाँ दिख रहा है, इनको छोड़ देते हैं और आगे चैप्टर पढ़ना चालू कर देते हैं, जबकि हर जगह से सवाल उठाती है एनसीईआरटी। तो इसलिए एनसीईआरटी, जैसे ये वाला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का था, देखो हर लाइन पढ़नी जरूरी है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। तो अगर मैं की पॉइंट्स बताऊं एनसीईआरटी पढ़ने के, राज क्या है जिससे तुम्हारे 90% क्वेश्चन सही हो जाए नीट में, तो पहली चीज क्या है, हर लाइन पढ़नी है, हर लाइन को अंडरलाइन करना है। क्या समझ आया है वो खुद से पूछना है कि मैंने ये लाइन अभी पढ़ी, मैं ब्लैंक तो नहीं हो गया था, मुझे क्या समझ आया, रिकॉल करो। सेकेंड चीज, खुद से क्वेश्चन बनाओ। तुमने एक पैरा पढ़ा, उससे क्वेश्चन फ्रेम करो। मैं 5 क्वेश्चन फ्रेम करूंगा इस पैरा से, तुम्हें 5 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। वो 5 क्वेश्चन क्योंकि तुमने अब डिस्कस कर लिए तो प्रोबेबिलिटी है ना कि नीट में आएगा तो तुम कर पाओगे। एक और अच्छी चीज है, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम उठा लेने हैं। आजकल मैं डिस्कस भी कर रहा हूं अपनी वीडियोस में, एक वीडियो में एक चैप्टर का पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। ऐसा क्यों करना है? ताकि आप जो थ्योरेटिकल पढ़ो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस में देख पाओ। उसके अलावा डायग्राम्स ढंग से पढ़ने हैं, डायग्राम्स के नीचे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल नीचे दिए होते हैं जो बाकी जगह आपको नहीं मिलते, तो उन एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ना है। एनसीईआरटी का यूनिट्स अगर चालू होती है तो उनसे पहले साइंटिस्ट के नाम लिखे, रिसर्चर्स के नाम लिखे, उन साइंटिस्ट और रिसर्चर के नाम भी पढ़ने, उनको नहीं छोड़ देना है। लास्ट में ऐसा होता है कि एक पैरा के 4 एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, एक सपोज डिजीज के 4 एग्जाम्पल है, या एक किंगडम के 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। चारों के चारों रटने जरूरी है, ऐसा नहीं कि 2 आते हैं, सारे पढ़ने जरूरी है। फाइनली लेबलिंग जो डायग्राम्स की है वो ढंग से पढ़नी है। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस जो दे रखे हैं और डब्बों में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा होता है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया होता है, तो उस वर्ड के बारे में आपको पता होना मतलब जरूरी है, क्योंकि वो उसका जिक्र हो रखा है एनसीईआरटी में, तो उस पर वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। एनसीईआरटी को रगड़ देना है, अभी भी समय। एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो जैसे एक चैप्टर लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो एक एक चीज पे ध्यान देना है, एक एक चीज पढ़ देनी है, एक एक चीज रट देनी है, कहीं से भी सवाल उठे आप कवर अप कर पाओ। अगर आप एनसीईआरटी से बाहर ज्यादा फोकस करोगे, जैसे मैंने फर्स्ट नीट में किया था, मैंने ट्रूमैन वगैरह भारी भरकम किताबें पढ़ ली थी, उससे क्या हुआ, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हुए तो वो बाउंसर चले गए, मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे ऊपर से चले गए। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ये हो। एनटीए पेपर बनाएगा, नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो एनसीईआरटी पढ़नी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली एक सवाल, भैया खाली बायो की एनसीईआरटी पढ़ूं चल जाएगा काम? नहीं, बायो के साथ साथ आपको केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनऑर्गेनिक तो सच में इंपॉर्टेंट है यार। इनऑर्गेनिक के सारे एग्जाम्पल, सारे जो होता है ना, एक सीरीज चल रही है उसमें ऑड वन आउट है और एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो सब एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स और इक्वेशंस सीरीज वो सब वहीं से उठाई जाती है। इनफैक्ट फिजिक्स में भी बहुत बार आप देखोगे वेक्टर्स जैसे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि वो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। एनसीईआरटी लोग स्किप कर देते हैं, तो एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है। 2023 नीट में भी एक अच्छी न्यूज़ है जो मैंने जिस पे वीडियो भी बनाई है, वो ये है कि अब सीट्स बढ़ने वाली हैं।
कितनी बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, वो आप देख ही चुके होंगे। 10,000 सीट्स बढ़ रही हैं। तो आपको ये मेंटालिटी लेके पेपर देना है कि वो 10,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स में से एक मेरी होगी। अगर आपको एम्स में जाना है तो मैं एम्स में जाऊंगा, मेरी एक सीट है। दिस इज डू और डाई। और लास्ट का जो समय बचा है ना, उसमें रगड़ दो। अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, अभी दूसरों की बातें नहीं सुननी, अभी यहां वहां ध्यान नहीं देना है। अभी डू और डाई का मेथड है, ठीक है। अभी या तो चैंपियन बनेंगे या फेलियर बनेंगे। फेलियर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़कियों के पीछे नहीं भागना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, एंड्रयू टेट हो गया जो होना था। आपको अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपना करियर बनाना है। एक बार करियर बनेगा उसके बाद आप बाकी चीज़ें कर पाओगे। पॉपुलैरिटी आ जाती है बाद में, किसी को तुम्हारी पर्सनल लाइफ में अभी इंटरेस्ट नहीं है। एक बार सक्सेसफुल हो उसके बाद सबको इंटरेस्ट होगा। लास्ट का महीना बचा है, लास्ट के कुछ महीने बचे हैं, एकदम ख़त्म कर दो। एनसीईआरटी तमीज़ से पढ़ना है। थैंक यू।